रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 10 फोर्सेस एंड मशीन्स। ओके, पेज नंबर 88 पे ये रीडिंग करनी है। Buoyancy. Buoyancy is a force that works in water. It is an upward pressure which is why boats float on water. Buoyancy वो फोर्स है जो पानी में अमल करती है। ये एक प्रेशर है जो पानी किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ लगाता है। यानी अगर कोई चीज़ पानी में जैसे जो बोट है उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो पानी में डूबती नहीं है, पानी में तैरती है। अगर वो नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा रही है तो पानी भी ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो बैलेंस में है। अब वैसे अगर हम कोई पत्थर फेंकें या कोई वजनी चीज़ फेंकें तो पानी में डूब जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं डूबती, वो तैरती हैं। उनके तैरने की वजह होती है कि वो फोर्स जो पानी उनको ऊपर की तरफ लगा रहा होता है। विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से कश्तियाँ पानी में तैरती हैं। ग्रेविटी. Gravity is the force that keeps us on earth. It is the force that makes sure that what goes up must come down. It is the force that pulls everything towards the center of the earth. अब एक टाइप थी बोयंसी जो पानी में होती थी, उसके अलावा आप दूसरी टाइप पढ़ते हैं फोर्स की, वो है ग्रेविटी। ये अर्थ के ऊपर होती है जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर चलते हैं या अर्थ के ऊपर हैं। इट्स अ फोर्स दैट मेक्स श्योर व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। ये फोर्स है जिसकी वजह से ये तय है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी उसने नीचे आना है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ छालते हैं हवा में तो वो वापस आती है। किस वजह से वापस आती है? इसकी रीज़न है ग्रेविटी। कि ज़मीन एक फोर्स, जो ज़मीन के अंदर एक कशिश होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और उस कशिश को हम ग्रेविटी कहते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स है जो हर चीज़ को ज़मीन के मरकज़ की तरफ खींचती है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्लोस और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो चीज़ें जो आपस में स्लिप हो रही हों या एक दूसरे पर से स्लिप हो रही हों उन्हें रोकती है या उन्हें स्लो कर देती है. हम ज़मीन पे चलते क्यों हैं? अगर ज़मीन गीली हो तो हमारे पाँव अमूमन फिसल जाते हैं और हम उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन अगर ज़मीन सूखी हो तो उस पर फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे पाँव जमे रहते हैं। यानी फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और नहीं एक दूसरे से रगड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ किसी चीज़ से फिसलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. इंस्टेड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन, इट स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट. एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन. यानी कि फ्रिक्शन की तरह एयर रेजिस्टेंस भी एक तरह की रगड़ना है, लेकिन फ्रिक्शन में तो कोई चीज़ दूसरी चीज़ को रगड़ती है ना, तो इसमें हवा रोकती है, किसी चीज़ की स्पीड को यहाँ हल्का करती है, रोकती है. अक्सर बहुत तेज़ हवा चल रही हो ना तो आपको हवा अपने आप से टकराती हुई महसूस होती है. ठीक है, ये होती है एयर रेजिस्टेंस. सो इफ़ दीज एंड अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन एवरीथिंग, व्हाई आर थिंग्स नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन? वाई थिंग्स आर नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन? अगर इस तरह फोर्सेस हर चीज़ पे अमल करती हैं तो हर टाइम चीज़ें अपनी जगह क्यों नहीं बदलती और हर वक्त चीज़ें हरकत में क्यों नहीं रहती? दे डू नॉट ऑलवेज मूव और चेंज डायरेक्शन बिकॉज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स. चीज़ें हर वक्त अपनी डायरेक्शन इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं. ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं. व्हेन दिस हैपन्स ऑब्जेक्ट्स आइदर स्टे स्टिल और कीप मूविंग एट द सेम रेट. इस सूरत में या तो कोई चीज़ अगर कोई चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहती है, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहती है. देयर इज़ अ वर्ड फॉर दिस, इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया. इसके लिए इस जो फिनोमिना है, जैसे चीज़ें जो रुकी हुई है वो रुकी रहती है और जो चल रही है वो चलती रहती है, इसके लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो है इनर्शिया. This book is lying on still on the table. The force of gravity is pushing it on the table. At the same time, there is another force known as normal force that is pushing in the opposite direction upward. These two forces are balanced, so the book remains still. The force become unbalanced, the book will move. अभी मेज़ पे एक किताब पड़ी हुई है, वो रुकी हुई है. किताब के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वो
टेबल पे रुकी हुई है। इसी तरह नीचे से एक फोर्स जो टेबल उस पर लगा रही है वो एक अपथ्रस्ट फोर्स है, यानी वो ऊपर की तरफ धकेल रही है। दोनों फोर्सेस सेम है, इक्वल हैं एक दूसरे के, इसलिए जो बुक है ना वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रही। अगर उनमें से कोई भी एक फोर्स कम या ज़्यादा होती है तो बुक जो होगी वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, वो मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे नॉर्मल फोर्स लिखा हुआ है। देयर इज़ अ फोर्स नोन एज नॉर्मल फोर्स, दिस इज फोर्स दैट ऑपरेट्स व्हेन टू स्टिल ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। एक नॉर्मल फोर्स होती है, ये तब काम करती है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो स्टिल हो, मूव ना करें और एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो एक नॉर्मल फोर्स है जो उनको, जो बाकी फोर्सेस को, दूसरी फोर्सेस जिस पर एक्ट करी थी उन्हें बैलेंस करती है। उसके बाद पेज नंबर 89 पे देखें। हियर इज अनदर एग्जांपल, टू टीम्स आर प्लेइंग tug of war. If both teams pull with exactly the same force in opposite directions, the flag in the middle of the rope remains in the same place. This is because the forces are balanced, but if one of the team pulls harder than the other team, the forces become unbalanced and movement will occur. ये टग ऑफ वॉर है, ये गेम है जिसमें रस्साकशी उर्दू में कहते हैं। इसे हम, दो टीम्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक रस्सी को खींचती है और जो अपनी तरफ फ्लैग को खींच लेती है वो जीत जाती है। अब जब तक वो लोग इक्वल फोर्स लगाएंगे ना तो फ्लैग जो होगा वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। लेकिन जब एक टीम दूसरी टीम से ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाएगी, ज़्यादा हार्ड फोर्स लगाएगी, तो ये जो वॉर है, ये जो क्या कहते हैं इसे, फ्लैग है, ये अनबैलेंस होगा और जो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उसकी तरफ चला जाएगा और मूवमेंट होगी। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी टीचर से या पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। बेशक छुट्टियां, बट आप अपना टाइम मत ज़ाया करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।